वर्ष की शुरुआत नागरिकता कानून में संशोधन के खिलाफ दिसंबर 2019 के जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच हुई। हालांकि सरकार ये साफ कर चुकी थी कि संसद में जो भी निर्णय हुआ है उसे किसी भी सूरत में बदलने का सवाल ही नहीं है। इसलिए प्रदर्शनकारी धीरे धीरे प्रदर्शनों की संख्या बढ़ाते चले जा रहे थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव भी नजदीक थे, इसलिए ये विरोध प्रदर्शन बड़ा सियासी मुद्दा बनकर उभरा। नए साल की शुरुआत में देश को सेना अध्यक्ष के रूप में मनोज मुकुंद नरवणे मिले, जो देश के पहले सीडीएस के रूप में बिपिन रावत की नियुक्ति के बाद चुने गए। 20 जनवरी को भारत की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए जगत प्रकाश नड्डा को चुना। जनवरी महीने में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तब चिंता बढ़ गई जब लगा कि अब अमेरिका और ईरान के बीच कभी भी युद्ध हो सकता है। ऐसा तब हुआ जब बगदाद में अमेरिकी हमले में ईरानी सेना अध्यक्ष जनरल कासिम सुलेमानी मारा गया। जनवरी महीने के अंत में भारत में कोरोना वायरस का पहला मरीज केरल में सामने आया, जिसको देखते हुए सरकार चिंतित हो गई और स्वास्थ्य मंत्रालय एक्शन मोड में आ गया। हालांकि हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग जनवरी महीने के मध्य में ही शुरू की जा चुकी थी, लेकिन तब स्वास्थ्य मंत्रालय ने विभिन्न समितियों का गठन करके आगे आने वाली बड़ी चुनौतियों के लिए कमर कस ली थी। फरवरी महीने की शुरुआत केंद्रीय बजट पेश किए जाने के साथ हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की प्रगति को आगे ले जाने में सहायक बजट पेश किया। फरवरी महीने में संसद में पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नामक ट्रस्ट का गठन किया गया है। फरवरी महीने में दिल्ली विधानसभा चुनावों में शाहीन बाग का मुद्दा बना। मुकाबला शुरू से ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच नजर आ रहा था। बीजेपी के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। यही कारण रहा कि बीजेपी अपना वोट बैंक तो बरकरार रखने में सफल रही, लेकिन इसे सीटों में ट्रांसफर नहीं कर पाई। इस तरह आम आदमी पार्टी बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों का आपराधिक ब्यौरा भी सार्वजनिक करना होगा। फरवरी में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऐतिहासिक निर्णय देते हुए सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया। फरवरी के अंत में भारत ने फ्रांस और ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का खिताब अपने नाम किया। लेकिन लगता है कि इस खिताब को किसी की नजर लगी और मार्च 2020 की शुरुआत में ही दिक्कतें सामने आईं। मार्च में बड़ी राजनीतिक हलचल तब हुई जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए। मार्च महीने में जैसे जैसे कोरोना वायरस की रफ्तार तेज होती रही, वैसे वैसे खेल टूर्नामेंटों और अन्य बड़े आयोजनों के रद्द होने के समाचार आने लगे। यही नहीं, जब जान पर बन आई तो CAA विरोधी प्रदर्शन भी बंद होने लगे और शाहीन बाग के तंबू भी उखड़ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कोरोना वायरस महामारी की गंभीरता से देश को अवगत कराया और इसी के साथ ही उन्होंने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया और इसके 2 दिन बाद ही उन्होंने देश में 21 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी, जिसे बाद में आगे बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री ने सार्क देशों के प्रतिनिधियों के साथ भी ऑनलाइन बैठकर कोरोना वायरस महामारी से निजात दिलाने के उपायों पर चर्चा की और सहयोग बढ़ाने के मार्ग सुझाए। प्रधानमंत्री ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की, जो कि जून महीने तक जारी रही। मार्च महीने में मध्य प्रदेश में सप्ताह भर चले
राजनीतिक घटनाक्रम में कमलनाथ की सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर मध्य प्रदेश की सत्ता संभाली। एक जून को मशहूर संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद के वाजिद का निधन हो गया। रेलवे ने 1 जून से कुछ विशेष ट्रेनों की सुविधा शुरू की, जिससे लॉकडाउन के दौरान जहां तहां फंसे लोग अपने घरों को वापस जा सके। तूफान निसर्ग से महाराष्ट्र और गुजरात में कुछ नुकसान हुआ, लेकिन मौसम विज्ञान विभाग की समय पर मिली सूचनाओं के चलते बड़ा नुकसान टाल दिया गया। जून महीने में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। प्रसिद्ध निर्माता बासु चटर्जी का इस महीने निधन हो गया, तो फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने अपने मुंबई स्थित घर पर आत्महत्या कर सभी को चौंका दिया। जून के दूसरे सप्ताह से देश के सभी धार्मिक स्थलों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और रेस्टोरेंट्स को खोलने की अनुमति मिल गई। जून मध्य में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवानों के शहीद होने से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया और कई दौर की वार्ता के बाद भी मामला सुलझ नहीं सका, क्योंकि चीन वार्ता में जिन बिंदुओं पर सहमत होता है उन पर अमल नहीं करता। प्रधानमंत्री ने जून मध्य में मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर संवाद किया और कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने चीन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक का भी आह्वान किया। इस दौरान स्पष्ट कर दिया कि ना तो कोई भारतीय सीमा में घुसा है और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। दिल्ली में कोरोना वायरस की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली, जिसके बाद दिल्ली में बड़ी संख्या में बेडों की व्यवस्था की गई। जांच का दायरा बढ़ाया गया और अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई गईं। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 के लिए दिशा निर्देश जारी किए। महीने के अंत में भारत सरकार ने चीन के 59 मोबाइल ऐप्स को भी प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि ये भारतीयों का डेटा चुरा रहे थे। जुलाई महीने में वर्ल्ड बैंक ने राज्यों के टीचिंग, लर्निंग और रिजल्ट कार्यक्रम यानी स्टार्स के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है। स्टार्स कार्यक्रम 6 भारतीय राज्यों अर्थात हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शासन में सुधार करने के लिए चलाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए देश में अपनी तरह के पहले प्लाज्मा बैंक को स्थापित करने की घोषणा की। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को विजडन द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। दिग्गज बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन। सरोज खान के नाम से लोकप्रिय कोरियोग्राफर का असली नाम निर्मला नागपाल था। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में पहला कदम रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का अनावरण किया। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट को मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित किया गया। अमेरिका ने 6 जुलाई 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO से आधिकारिक तौर पर अलग होने का ऐलान कर दिया। फ्रांस में निर्मित 5 राफेल मल्टी रोल कॉम्बैट जेट का एक बेड़ा भारत पहुंचा। राफेल जेट्स ने फ्रांस के बंदरगाह शहर बोर्डो के मेरिग्नेक एयरबेस से 7000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अंबाला के वायुसेना बेस पर लैंड किया। भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद 2 सुखोई 30 MKI विमानों ने उनकी आगवानी की और उनके साथ उड़ते हुए अंबाला तक आए। वहीं जुलाई महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। नव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंत्रालय के नाम में बदलाव को मंजूरी दी। एचआरडी मिनिस्ट्री वर्तमान में रमेश पोखरियाल निशंक के नेतृत्व में है। अगस्त महीने में यूएई अबू धाबी में बराक न्यूक्लियर रिएक्टर परमाणु की इकाई को 31 जुलाई 2020 को चालू करने के बाद ऐसा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बन गया है। इधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति इस पद से इस्तीफा देने वाले गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर की गई। वहीं अगस्त महीने में संयुक्त राज्य अमेरिका संसद ने एक मत से सरकारी उपकरणों पर चीनी स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग ऐप यानी कि टिकटॉक पर बैन लगाने वाला एक विधेयक पास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC की शुरुआत की गई। वहीं अगस्त में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की कि देश में तैयार की गई स्पुतनिक V नामक कोविड-19 वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया गया है। वहीं अगस्त में प्रख्यात उर्दू शायर राहत इंदौरी का निधन हुआ। वह एक बॉलीवुड गीतकार भी थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को अपनी मंजूरी दी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA का उद्देश्य केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाना होगा। अगस्त में गृह मंत्रालय ने कंटेनर जोन के बाहर के क्षेत्रों में गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी किए। अनलॉक 4 के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश 1 सितंबर 2020 से लागू हुए। सितंबर महीने की शुरुआत में ही पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें मस्तिष्क में जमा थक्के को हटाने के लिए की गई सफल सर्जरी से पहले कोरोना वायरस का पॉजिटिव पाया गया था। वहीं भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने खतरों की उभरती प्रकृति को देखते हुए दुनिया भर के चाइनीज 118 ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्णय लिया। इन ऐप्स पर पाबंदी इसलिए लगाई गई क्योंकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये गतिविधियों में शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी। जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 के अनुसार उर्दू और अंग्रेजी के साथ साथ कश्मीरी, डोगरी और हिंदी जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों की आधिकारिक भाषाएं होंगी। सऊदी अरब ने वर्चुअली मोड में आयोजित की गई G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की। 1988 बैच के IAS अधिकारी राजेश खुल्लर को वाशिंगटन DC स्थित वर्ल्ड बैंक का कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया। वहीं महीने के मध्य में महान गायक SP बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया। उन्होंने 1966 में तेलुगु फिल्म श्री श्री मरिडोना रमन्ना से अपना गायन शुरू किया था। उन्होंने तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी सहित 16 भाषाओं में करीब 40,000 से अधिक गाने गाए थे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी, जिन्हें औपचारिक तौर से भारतीय वायुसेना में 10 दिसंबर 2020 को शामिल किया गया था। वो भारतीय वायुसेना में 10 भारतीय महिला फाइटर पायलट्स में से एक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में बनी अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने दिसंबर 2019 में
पूर्व प्रधानमंत्री और विद्वान अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में रोहतांग सुरंग का नाम अटल सुरंग रखने का निर्णय लिया था। फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2020 में नोबेल पुरस्कार के लिए हार्वे जे अटलर, चार्ल्स ए रॉयस और माइकल ह्यूटन को संयुक्त रूप से उनकी हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने अपनी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखे SS कल्पना चावला नामक नॉर्थर्न ग्रुपमैन रिसप्लाई साइनस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान का इसी महीने निधन हो गया। उनका जन्म 5 जुलाई 1946 को हुआ था। वो लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष थे, 8 बार लोकसभा सदस्य रहे और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद थे। अक्टूबर महीने में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक प्रौद्योगिकी के साथ गांव का मानचित्रण और सर्वेक्षण एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसे अप्रैल 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण घरों के मालिकों को आवासीय संपत्ति के दस्तावेजों के अधिकार प्रदान करने और संपत्ति जारी करने के लिए शुरू किया गया था। भारत ने स्वदेशी रूप से निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भारतीय नौसेना की स्टील्थ डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई से सफल परीक्षण किया। इसमें मिसाइल ने अरब सागर में पूर्व निर्धारित लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा। वहीं सिंगापुर नेशनल आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन अटैच करने वाला दुनिया का सिंगापुर पहला देश बन गया। इस फंक्शन को साइन पास फेस वेरिफिकेशन नाम दिया गया है। इस तकनीक को शहर की राज्य की सिंग पास डिजिटल पहचान योजना में शामिल किया गया, जिसमें 400 से कम ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच की पेश की गई। महीने के अंत में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई सावदास भाई पटेल का निधन हो गया। उन्होंने 1995 में कुछ महीनों के लिए और फिर मार्च 1998 से अक्टूबर 2001 तक के लिए गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। नवंबर महीने की शुरुआत में ही पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के पास बने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट के बीच देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की। वहीं साल 2020 का अब तक का दुनिया का सबसे खतरनाक तूफान माना जा रहा सुपर टाइफून गोनी दक्षिणी फिलीपींस के ल्यूजोन के मुख्य द्वीप तक पहुंच गया, जिसमें लगभग 6,300 से अधिक लोग मारे गए थे। नवंबर महीने की शुरुआत में ही भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच बंगाल की खाड़ी में चल रहे 4 दिनों तक चलने वाले मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण आरंभ हो गया, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका 4 नवंबर 2020 को आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया। इसके साथ ही अमेरिका 2015 में इसमें शामिल होने के बाद औपचारिक रूप से इस समझौते से बाहर निकलने वाला एकमात्र देश बन गया। इधर भारत सरकार ने जहाजरानी यानी शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज किया। इसकी घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2020 को गुजरात के हजीरा रोपैक्स टर्मिनल लॉन्च इवेंट और हजीरा और घोघा के बीच रोपैक्स नौका सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के दौरान दी। अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जोसेफ रॉबर्ट बाइडेन जूनियर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने। बाइडेन ने इलेक्टोरल कॉलेज में कुल 290 वोट हासिल किए, जबकि व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए 270 वोटों की जरूरत होती है। जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार ने 16 नवंबर 2020 को 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। महीने के मध्य में महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में शुमार डिएगो माराडोना का निधन हुआ। जब अर्जेंटीना ने 1986 वर्ल्ड कप जीता था, उस समय डिएगो माराडोना टीम के कप्तान थे।
पीएम नरेंद्र मोदी ने 28 नवंबर 2020 को कोविड-19 वैक्सीन के विकास और विनिर्माण प्रक्रिया की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करने के लिए 3 शहरों के सुविधा केंद्रों का दौरा किया। इन सुविधाओं पर वैक्सीन विकसित करने में जुटे वैज्ञानिकों ने खुशी व्यक्त की और उनका मनोबल बढ़ने की बात भी की।